अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द दराज कोर्स। और आज की अहम वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ कि दराज की प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है और प्रोडक्ट हंटिंग की कैसे जाती है। तो बगैर किसी इधर उधर की बात के हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स और तकनीक्स को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसकी दराज पर अच्छी खासी डिमांड हो और उसको बेचने वाले कम हों, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। इस सारे प्रोसेस को हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। ठीक है जी, आपको समझ तो आ गई कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स फॉर दराज प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्रिएट क्राइटेरिया, और दूसरा होता है फाइंड ए प्रोडक्ट, और तीसरा होता है फिल्टर आउट द क्राइटेरिया। अब इनको ज़रा समझें थोड़ा सा। मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बाकायदा प्रैक्टिकल करके आज इंशाल्लाह समझाऊंगा सारा कुछ। ठीक है जी। क्रिएट क्राइटेरिया क्या चीज़ है। तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट होनी कैसे चाहिए। क्राइटेरिया डिपेंड भी कर सकता है आपके बजट पर और आपके बिज़नेस मॉडल पर कि आपने कितना बड़ा बिज़नेस करना है या कितना छोटा बिज़नेस करना है, कि आप ब्रांड के साथ बिज़नेस कर रहे हैं या विदाउट ब्रांड कोई आप प्रोडक्ट हंट करके बेचना चाह रहे हैं। तो इसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। मैं आपको एक जनरल सा क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये है जी दराज प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। ठीक है जी। तो अब हम इसमें मैंने 12 चीज़ें इंक्लूड की हैं कि क्राइटेरिया आप अगर चाहें तो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा टाइट भी कर सकते हैं। क्राइटेरिया जितना आपका सख्त होगा आपकी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, और आपका अगर क्राइटेरिया लूज़ होगा तो आपकी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस जितना लूज़ होता जाएगा उतना कम होते जाएंगे। ठीक है जी। अब हम अपने क्राइटेरिया को वन बाय वन समझेंगे, और साथ में आपको मैं इसमें जो हम सॉफ्टवेयर और टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनकी डिटेल भी आपको साथ साथ देता जाऊंगा। हम अपना क्राइटेरिया जब समझते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे क्राइटेरिया में वो है प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। ठीक है जी। ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होती है मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो हम जाएंगे सीधा गूगल पर, और गूगल पर लिखेंगे गूगल ट्रेंड्स। ठीक है जी। और यहाँ पर हम पहले लिंक पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी। और हम यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फेस मास्क। ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर फेस मास्क जैसे ही सर्च किया और यहाँ पर रिज़ल्ट शो हुआ। आपने यहाँ पर क्या करना है कि सिलेक्ट करने लेना है पास्ट 5 ईयर्स। ठीक है जी। अब 5 साल के जब हमारे पास रिज़ल्ट आया, हमने यहाँ से देखें यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है फेस मास्क की। ठीक है जी। ये पाकिस्तान का रिज़ल्ट आपको शो करवा रहा है, सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद वगैरह। अब यहाँ पर देखें कोई डिमांड नहीं है। और यहाँ पर जब कोरोना आया तो इसकी डिमांड ये देखें आसमानों को छू रही है, पूरे 100 तक पहुँच चुकी है। ठीक है जी। यानी कि ट्रेंडी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक दफ़ा ट्रेंड आया मार्केट में, उसकी अशद ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद जब कोरोना आप देखें जब ख़त्म होता गया आहिस्ता आहिस्ता, इसका ट्रेंड भी कम होता गया। उसके बाद ये और ज़्यादा दूसरी वेव आई, फिर थोड़ा सा हुआ, उसके बाद फिर ये ज़ीरो पे आ गया, यानी कि बहुत कम हो गया। यानी कि एक दफ़ा इसका ट्रेंड बहुत ऊंचा चला गया, उसके बाद ये बिल्कुल नीचे आ गया। इसे कहते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट। ट्रेंडी प्रोडक्ट का नुकसान ये होता है जब आप स्टॉक ख़रीद लेते हैं, जब उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है वो सारा स्टॉक बच जाता है, जो कि सीधा साधा नुकसान में चला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो क्राइटेरिया का जो दूसरी चीज़ है वो है प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। ठीक है जी। आपकी प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए। सीजनल प्रोडक्ट क्या होती है, फिर से हम गूगल ट्रेंड्स पर आएंगे और यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ पाकिस्तान फ्लैग। ठीक है जी। पाकिस्तान का झंडा मैंने यहाँ पर सर्च किया और वापस हमने यहाँ पर पास्ट 5 ईयर्स में देखना है। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देखें डिमांड इसकी, ये पाकिस्तान का ही रिज़ल्ट आपको शो करवा रहा है। तो ये देखें इसकी डिमांड सिर्फ 14 अगस्त वाले दिनों में ही होती है।
उसके बाद इसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। फिर जब 14 अगस्त आता है फिर ऊपर, फिर 14 अगस्त पे ऊपर, फिर ज़ीरो, फिर 14 अगस्त पे ऊपर। यानी कि इसका ताल्लुक सीज़न के साथ है। एक ख़ास टाइम पीरियड होता है जब इनकी डिमांड होती है, जब वो टाइम पीरियड गुजर जाता है तो इनकी डिमांड ख़त्म हो जाती है। आपकी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि सीज़नल हो, सीज़न के साथ जिसका ताल्लुक हो, ताकि आपने वो प्रोडक्ट ढूंढी है जिसकी कंसिस्टेंट डिमांड हो, मार्केट में हर वक्त डिमांड हो। ठीक है जी, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अगर आप वापस गूगल ट्रेंड्स पर जाएं और यहाँ पर आप सर्च करें टी शर्ट, और हम टी शर्ट को सर्च करते हैं और हम क्या करते हैं, इसे वापस 5 ईयर में, आपने हमेशा 5 साल में रिज़ल्ट चेक करने हैं। देखें तो इसकी कंसिस्टेंट डिमांड है। ठीक है जी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है लेकिन कंसिस्टेंट है। हर वक्त मार्केट में टी शर्ट की डिमांड है। समझ रहे हैं ना आप? आपकी प्रोडक्ट सीजनल भी नहीं है, ये वाली प्रोडक्ट आपकी ट्रेंडी प्रोडक्ट भी नहीं है, बल्कि इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंट डिमांड है मार्केट में। ठीक है जी, आपको ये 2 चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद हमारी जो तीसरी चीज़ है, आपकी प्रोडक्ट शुड नॉट बी डेंजरस और इजीली ब्रेकेबल। जो डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर पटाखे वगैरह हो गए, गन्स, छुरियाँ, चाकू, मतलब आर्मर से रिलेटेड चीज़ें, तो वो तो खैर दराज आपको बेचने की इजाज़त ही नहीं देता। उसके बाद कोई ऐसी आइटम्स भी ना हों आपकी जो इजीली ब्रेकेबल हों, जो कि आसानी से टूट जाएं। ये बहुत ज़्यादा इशू आता है दराज पर कि जब कस्टमर को प्रोडक्ट भेजी जाती है तो वो सही होती है, रास्ते में टूट जाती है, क्योंकि शिपिंग वाले होते हैं, वो सामान उठा उठा के कभी कभी फेंकते हैं। तो जो आसानी से टूटने वाली चीज़ें होती हैं, शीशे की चीज़ें, शीशे के बर्तन और इस तरह के ग्लोब शीशे के, तो ऐसी चीज़ें आसानी से टूट जाती हैं जिनका नुकसान सेलर को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी आइटम्स भी आपने नहीं बेचनी, नहीं हंट करनी जो कि ईज़िली ब्रेकेबल हों। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट आ जाता है, वो है प्रोडक्ट शुड नॉट बी रिलेटेड टू एक्सपायरी डेट। हमारे पास कई ऐसी फूड आइटम्स होती हैं और मेडिकल से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड आइटम्स होती हैं जिन पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप माल ख़रीद लेते हैं बहुत ज़्यादा और वो आपका पड़ा रहता है और वो एक्सपायर हो जाता है, जो कि सरासर नुकसान में चला जाता है। इसलिए आपकी प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट से भी रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जनाब हमारे पास नंबर 5 पर पॉइंट जो है वो है प्रोडक्ट शुड नॉट बी इन गेटेड कैटेगरी। गेटेड कैटेगरी क्या होती है कि वो कैटेगरी जिस पर दराज आपको बेचने के लिए आपसे सर्टिफिकेट मांगे। मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें वाइटनिंग क्रीम्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गेटेड कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप दराज पर बेचने के लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वगैरह वगैरह। एक लंबा प्रोसेस होता है, कभी आपकी प्रोडक्ट वो अप्रूव होती है और कभी नहीं होती। ठीक है जी, आपने गेटेड कैटेगरी में नहीं जाना। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पॉइंट नंबर 6, प्रोडक्ट शुड बी इन स्टैंडर्ड साइज़ एंड वेट। आपकी प्रोडक्ट का ना तो वेट ज़्यादा होना चाहिए ना ही साइज़ ज़्यादा होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट 50 रुपये की होगी और बहुत बड़ी होगी तो क्या होगा कि उसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है जी, प्रोडक्ट जो बंदा ख़रीदेगा जब उसका साइज़ बड़ा होगा तो दराज क्या करता है कि साइज़ और वेट के साथ शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करता है। जब प्रोडक्ट का साइज़ और वेट ज़्यादा होता है तो शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है और कस्टमर हेजिटेट होते हैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में। क्यों? क्योंकि लोकल मार्केट में, लोकल बाज़ारों में उसका रिप्लेसमेंट उन्हें बहुत सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए बड़े साइज़ और बड़े ज़्यादा वज़न की चीज़ें आपने नहीं बेचनी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 7 आता है, द प्रोडक्ट प्राइस शुड बी अकॉर्डिंग टू द बजट। ठीक है जी, आपने जो बजट बनाया है अपनी एक प्रोडक्ट के लिए या 2 प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपकी प्राइस उस बजट के हिसाब से होनी चाहिए। आप एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे कि जिसकी प्राइस जो है ना आपके बजट के साथ मैच करती हो और आप एक नॉर्मल रेंज में इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक अपना ख़रीद सकें। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 8 है, रिव्यूज़ शुड बी लेस देन 500। ये क्या है? ये है रिव्यूज़ शुड बी लेस देन 500 का मतलब है
कि वो प्रोडक्ट जो आप हंट करके बेचना चाह रहे हैं उस तरह की पहले अगर प्रोडक्ट्स बिक रही हैं दराज पर, तो उन वो जो आपके कंपटीटर्स हैं, आपके मुकाबले में जो लोग बेच रहे हैं, उनके रिव्यूज़, उनकी प्रोडक्ट के रिव्यूज़। मिसाल के तौर पर आपने एक कप बेचना है, तो पहले जो लोग कप बेच रहे हैं उनके जो कप की लिस्टिंग हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पे रिव्यूज़ 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि जब रिव्यूज़ 500 से ज़्यादा होंगे, 1000, 1200, 1500 रिव्यूज़ होंगे, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, जिसके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट उससे ख़रीदते हैं। वो एक किस्म की डोमिनेंट हो जाती है बाकी प्रोडक्ट्स पे, बाकी प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में नहीं आने देती। ठीक है जी। और रिव्यूज़ कैसे चेक करते हैं ये मैं आगे आपको सॉफ्टवेयर के साथ चेक करते हैं, वो मैं आपको तरीका समझा दूंगा। उसके बाद रेटिंग शुड बी मोर देन 4.0। आपके मुकाबले में जो लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उन सारी प्रोडक्ट्स की रेटिंग 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर रेटिंग 4 से कम होगी तो इसका मतलब है कि इसके बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं, इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, इसकी रेटिंग्स अच्छी नहीं आ रही, प्रोडक्ट की कोई ख़ास डिमांड नहीं रहेगी, वो प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है जी मंथली सेल्स शुड बी मोर देन 300 पीसेस। इसका मतलब है कि आपके जो कंपटीटर्स होंगे जो सेम प्रोडक्ट्स पहले दराज पर बेच रहे हैं, उनमें से जो ज़्यादातर लोग हों उनकी मंथली सेल 300 पीसीस से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी। मंथली सेल 300 पीसीस से, यानी कि डेली के वो कम से कम भी 10 ऑर्डर उस प्रोडक्ट के कर रहे हों। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये भी हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके। उसके बाद जनाब लिस्टिंग एज शुड नॉट बी मोर देन 9 मंथ्स। अब लिस्टिंग एज क्या होती है, आपके कंपटीटर्स आपके मुकाबले में जो सेम प्रोडक्ट पहले से ही बेच रहे हैं, यानी कि उन्होंने जब प्रोडक्ट अपलोड की आज तक उसको 9 महीने हो चुके हों, इससे कम हो चुके हों, इससे ज़्यादा ना हो, उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि लिस्टिंग्स जब बहुत पुरानी होती हैं, प्रोडक्ट्स जो कि बहुत पुरानी बिक रही होती हैं दराज पर, तो आम तौर पर क्या होता है कि प्रोडक्ट्स के नए नए मॉडल्स आ जाते हैं, नए नए ट्रेंड मार्केट में आ जाते हैं, एक नई तरफ मार्केट चल पड़ती है और पुरानी जो लिस्टिंग्स होती हैं उनकी जगह नई लिस्टिंग्स ले लेती हैं। वो एक किस्म की एक्सपायर हो जाती हैं। एक्सपायर तो आप नहीं कह सकते, अब ये कह सकते हैं कि वो रुझान पुराना हो जाता है, दुनिया नए रुझान की तरफ चली जाती है। तो इसलिए अगर बहुत पुरानी 3-3, 4-4 साल पुरानी आप लिस्टिंग उठा के लेकर आएंगे, वो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, प्रोडक्ट ढूंढेंगे, तो ऐसे उसका रुझान ख़त्म हो जाएगा प्रोडक्ट का और आपकी इन्वेंट्री ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसलिए आप वो प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जिसकी लिस्टिंग एज 9 मंथ से ज़्यादा ना हो। जो लोग पहले बेच रहे हैं वो 9 महीने से ज़्यादा ना हो गए उन्हें बेचते हुए। ठीक है जी, ताकि मार्केट में उसकी कंसिस्टेंट डिमांड जो है ना वो बरकरार हो। उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 12 है वो है जी प्रोडक्ट शुड नॉट बी ब्रांड डोमिनेंट। अब ब्रांड डोमिनेंट क्या होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रांड डोमिनेंट का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट कोई ब्रांड ना बेच रहा हो, यानी कि दराज माल के सेलर्स वो प्रोडक्ट ना बेच रहे हों। अगर तो दराज माल के सेलर वो प्रोडक्ट पहले से बेच रहे हैं, तो अगर वही प्रोडक्ट आप बेचने की कोशिश करेंगे, दराज माल अगर आप लोकल सेलर के अकाउंट से बेच रहे हैं और दराज माल के जो लोग हैं वो भी वही सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो आपके मुकाबले में हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो जीत जाएंगे और आप हार जाएंगे। ठीक है जी। ये तो एक हो गई एक किस्म की ब्रांड डोमिनेंसी कि दराज माल के जो सेलर्स होते हैं हमेशा लोग उनसे ज़्यादा ख़रीदते हैं और जो लोकल सेलर होते हैं उनकी सेल्स उनके मुकाबले में सेम प्रोडक्ट पर कम हो जाती हैं। उसके बाद एक और किस्म की ब्रांड डोमिनेंसी भी होती है, वो होती है कि किसी के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, 500 से ज़्यादा रिव्यूज़ पर चली गई, 1000, 1500, 2000, 3000 रिव्यूज़ किसी ने इकट्ठे किए हुए हैं उसी प्रोडक्ट पर जो आप भी बेचना चाह रहे हो, सेम प्रोडक्ट वो भी बेच रहा है, उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बाकी मार्केट पर डोमिनेंसी हासिल कर लेगा। वो किस तरह कि जब कोई कस्टमर आता है प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, वो देखता है कि जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हों वो उसी पर रिलाई करता है कि ये बंदा सही है, हमेशा सबको सही प्रोडक्ट देता है, इतने सारे इसके रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स हैं, तो मैं भी इसी से ख़रीद लेता हूँ।
वो 150 का कोई मसला नहीं है, भले उसका रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा हो तो भी वो लोग उसी से ख़रीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं, वो बाकी सारी अपनी एक जैसी जो उसके साथ की लिस्टिंग्स होती हैं वो सब पर हावी हो चुकी होती है, यानी कि डोमिनेंट हो चुकी होती है। ओके जी, क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर, फाइंड ए प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है, ठीक है, जो हमारे क्राइटेरिया पर फिट हो। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवेयर का नाम है जारविस। तो हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे जारविस दराज, ठीक है जी। जारविस दराज पर लिखकर हम इसे सर्च करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहला जो लिंक है प्रोडक्ट हंटिंग टूल लिखा हुआ है, दराज प्रोडक्ट हंटिंग टूल, हम इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है जी। हमने क्या करना है जी, सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट बनाना है, साइन अप फॉर फ्री, ठीक है जी। यहाँ पर अपना फुल नेम लिख देंगे, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर आप क्या करेंगे, क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेंगे। मेरा अकाउंट पहले बना हुआ है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर अपने जारविस के अकाउंट में आ जाऊँगा। देखें प्रोडक्ट्स भी शो हो रही हैं, ट्रैकर्स भी शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, इससे पहले हमने एक और टूल जो कि जारविस का ही है, जारविस का सब टूल है, वो है जारविस की क्रोम एक्सटेंशन। इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र, और गूगल पर जाकर आप लिखेंगे जारविस क्रोम एक्सटेंशन, सर्च करेंगे और यहाँ पर हम पहला लिंक क्लिक करेंगे और हम एक्सटेंशन में आ जाएंगे और हम यहाँ पर एक्सटेंशन देख रहे हैं, इसे ऐड टू क्रोम करेंगे। ये जारविस की एक्सटेंशन है जो कि आपके क्रोम ब्राउज़र के साथ अटैच हो जाती है, जो कि आपको डाटा दिखाती है। ये हम ऐड टू एक्सटेंशन करेंगे और हमारी एक्सटेंशन हमारे क्रोम ब्राउज़र के साथ अटैच हो रही है, ठीक है जी। लें जी, हमारी एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है हमारे क्रोम ब्राउज़र के साथ। यहाँ पर अपने जो अकाउंट बनाया होगा उससे लॉगिन करेंगे। हम वापस जाते हैं अपने जारविस में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डेटाबेस। हम प्रोडक्ट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हमने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर फ़िल्टर्स देख रहे हैं आप, फ़िल्टर्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने बहुत सारे फ़िल्टर्स आ गए हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आप अगर देखें तो यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं कि आपने किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पर आम जो कैटेगरीज़ हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे, होम एंड किचन, उसके बाद होम अप्लायंस, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग भी जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि हमें इन कैटेगरीज़ के अंदर प्रोडक्ट ढूंढनी है, ठीक है जी। उसके बाद हम मिनिमम प्राइस जो है ना अपनी प्रोडक्ट की सेट कर लेंगे, कम से कम प्राइस होनी कितनी चाहिए। तो यहाँ पर 200 लिख देते हैं। मैक्सिमम प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी प्राइस होनी चाहिए, 500 हम लिख देते हैं। रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, ये वो प्राइस है जो कि आपके कंपटीटर्स की होगी, आपके मुकाबले में जो लोग दराज पर पहले बेच रहे हैं उनकी प्राइस और उनका सारा डाटा होगा, ठीक है जी। ये बेसिकली आपके कंपटीटर्स जो होंगे दराज पर, ये सारा जारविस जो है ये दराज से सारा अपना डाटाबेस इकट्ठा करता है। डाटाबेस पर जो भी डाटा शो करता है वो सारा दराज से ही आ रहा होता है, ठीक है जी। ये दराज के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मिनिमम 50 और मैक्सिमम रिव्यूज़ हम लिख देते हैं हमारे जो मुकाबले में लोग होंगे उनके 500 से ज़्यादा ना हों। मिनिमम रेटिंग्स, कम से कम भी रेटिंग्स आपकी 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम वैसे ही 5 होती हैं तो हम ये छोड़ देंगे। मिनिमम डेली यूनिट सेल, ठीक है जी, कम से कम भी उनकी सेल कितनी होनी चाहिए डेली की, हम लिख देते हैं 15 यूनिट। ये बनते हैं 450 यूनिट पर मंथ, ठीक है जी। उसके बाद हम मिनिमम LQS होता है, ये बेसिकली लिस्टिंग क्वालिटी होती है, इसे आप छोड़ दें क्योंकि अगर लिस्टिंग क्वालिटी किसी की कम भी है तो आप ख़ुद उसे ज़्यादा इम्प्रूव करके आपकी जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो करके आप प्रोडक्ट को अच्छा रैंक कर सकते हैं, तो हम ये छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं मिनिमम एज, आपकी जो लिस्टिंग की एज है मिनिमम, और या मैक्सिमम पर हम लिखेंगे 9 महीने, यानी कि 9 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए वो प्रोडक्ट।
उसके बाद हम सर्च करेंगे, ये हमें डाटा दिखाना शो कर देगा। असल में ये अभी डाटा ढूंढ रहा है द्रास पर से, और इसने ढूंढ लिए हैं, और हमारे जो हमने फ़िल्टर्स लगाए थे उसके हिसाब से इसे 3 प्रोडक्ट्स, हमारे जो क्राइटेरिया हमने लगाया था उसके हिसाब से इसे 3 प्रोडक्ट्स मिली हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये मग है, कस्टमाइज मग। उसके बाद आप उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट है यहाँ पे फ्लोटेबल लॉन्ड्री, और उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉन्ग वॉशिंग ग्लव्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो हम इस पर अपनी यानी कि मज़ीद आगे रिसर्च आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे, इसे ओपन इन द्रास यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये द्रास में ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, इस पर हमने क्या करना है, अच्छा जी, हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके जो मेन कीवर्ड है ना वो कॉपी करने हैं। यहाँ पर इसके मेन कीवर्ड हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग वॉशिंग ग्लव्स। हम ये कॉपी करेंगे और कॉपी करके हमने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करने हैं और इन्हें सर्च करना है। ठीक है जी, इससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने भी द्रास पर बिक रही हैं वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंशन रन कर देनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर बहुत सारा डाटा ये एक्सटेंशन शो करवाएगी। देखें जी, बहुत सारा डाटा शो हो रहा है। यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम होता है, अक्सर लोग जो है ना बैग जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। यहाँ पर ये होता है कि ये जो कीवर्ड्स हमने सर्च किए हैं इसके बदले में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि वो प्रोडक्ट नहीं है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि वो एक्स्ट्रा लॉन्ग वॉशिंग ग्लव्स नहीं है, वो कुछ और ही है। तो उसकी जो है ना लिस्टिंग्स भी यहाँ पर शो हो रही हैं, इनकी प्राइस भी, रेटिंग्स भी, रिव्यूज़ भी, सारा कुछ शो हो रहे हैं। ऊपर वाली तो बिल्कुल आपने देखनी ही नहीं है ना, कि ये होती हैं एवरेज सेल्स, रिव्यूज़, रेटिंग्स वगैरह। इन पर तो आपने बिल्कुल भी नज़र नहीं डालनी, कि आपको बिल्कुल ही बहका देंगी। इन पर बिल्कुल नज़र नहीं डालनी, और बाकी जो हैं लिस्टिंग्स इन पर भी आपने नज़र नहीं डालनी। ठीक है जी, आप सीधा क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमारी जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा लॉन्ग वॉशिंग ग्लव सर्च किए थे वो सारे हमने एक एक करके खोल लेने हैं। सारी प्रोडक्ट्स वो वाली हमने जो कि पहले पेज पर हमें नज़र आए वो सारी हमने एक एक करके खोल लेनी है। ये देखें, एक ये भी है, इसे भी हम खोल लेते हैं। ये वाली भी एक्स्ट्रा लॉन्ग है, इसे भी हम खोल लेते हैं। उसके बाद ये एक और है, इसे भी हम खोल लेते हैं। यानी कि पहले पेज पर जितनी भी आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स नज़र आएँ, वही प्रोडक्ट जो कि आप जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसको एनालाइज कर रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स नज़र आएँ वो आपने खोल लेनी है सारी की सारी। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो कि वो नहीं होती, रिव्यूज़ और रेटिंग्स और कमर्शियल की बुनियाद पर वो आपकी लिस्टिंग में पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर ये इस तरह आई होती हैं पहले पेज पर, लेकिन आपने वो नहीं खोलनी। आप जिस प्रोडक्ट पर एनालिसिस कर रहे हैं आपने उससे रिलेटेड वही सेम प्रोडक्ट्स आपने ओपन करनी है। हमने किया था एक्स्ट्रा लॉन्ग वॉशिंग ग्लव्स, तो हमने वो सारे एक्स्ट्रा लॉन्ग वॉशिंग ग्लव्स खोल लिए हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है, एनालाइज करना है कि पहले पेज पर जो जो लोग बेच रहे हैं उन सब की सेल्स मैच करनी है। मिसाल के तौर पर 10 लोग बेच रहे हैं, 10 लोग पहले पेज पर जो बेच रहे हैं उन 10 में से कम भी 5 से 7 लोग आपके क्राइटेरिया पर पूरे उतरने चाहिए। उन सब के रिव्यूज़ जो है ना वो 500 से कम होने चाहिए। उन सब की सेल्स जो है ना 300 यूनिट पर मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, या कम से कम 300 यूनिट सारे के सारे बेच रहे हों। उसके बाद उनकी रेटिंग्स उतनी होनी चाहिए, कम से कम भी 4 होनी चाहिए। तो यानी कि आप पहले पेज पर जो प्रोडक्ट्स देखेंगे, सेम प्रोडक्ट जो मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं, उन सब में से मिसाल के तौर पर अगर 10 लोग बेच रहे हैं तो 10 में से आधे से ज़्यादा वो लोग होने चाहिए जो आपके क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हों, जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट वाकई इसकी मार्केट में डिमांड है। अगर एक बंदा ही सारी बेची जा रहा है बाकी कोई नहीं बेच रहे, तो इसका मतलब है डिमांड नहीं है, एक बंदा ही सारी सेल जनरेट कर रहा है। तो पहले पेज पर
जितने भी लोग बेच रहे हों वही सेम प्रोडक्ट, उसमें से आधे से ज़्यादा वो सारे नंबर अचीव कर रहे हों जो कि आपके क्राइटेरिया में मौजूद हों। ठीक है जी, ये बहुत अहम है, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें जारविस की एक्सटेंशन हमें डाटा शो करवा रही है कि इस बंदे ये एक्स्ट्रा लॉन्ग वॉशिंग ग्लव्स हैं, इसकी प्राइस है 285 और यहाँ पर आप देखें तो इसके स्टॉक में 2600 पड़े हुए हैं, लेकिन एस्टिमेटेड सेल जो है ना इसकी 4 पीसेस की है। अब हम ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पर हमें साथ में डाटा शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, दराज की एक्सटेंशन रन करेंगे यहाँ पर और फिर इसे क्लोज़ कर देंगे और हमें यहाँ पर डाटा नज़र आना लग जाएगा। तो ये बंदा जो है ना 76 यूनिट इसके पड़े हुए हैं अवेलेबल स्टॉक में और इसकी सेल जो है ना तकरीबन 300 के करीब हैं। ये बंदा तो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है। इसकी लिस्टिंग एज भी कम है, 7.6 है और इसके यूनिट्स जो हैं जो ये बेच रहा है वो भी तकरीबन 300 यूनिट बेच रहा है। अब हम तीसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ भी एक्सटेंशन रन करेंगे क्योंकि डाटा शो नहीं हो रहा। एक्सटेंशन रन करके इसे दोबारा से काट देंगे जिससे हमें डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। देखें जी, इसका जो अवेलेबल स्टॉक है वो 83 है और इसकी जो सेल्स हैं 12 से 13 यूनिट पूरे एक महीने में ये बेचता है, सिर्फ 12 से 13 यूनिट, यानी कि ये हमारे क्राइटेरिया के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ जा रहा है। हमारे क्राइटेरिया में था कि 300 यूनिट कम से कम बेचता होना चाहिए आपका कंपटीटर, वरना हम समझेंगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है मार्केट में। हम चौथा भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर हम फिर से हम एक्सटेंशन रन करेंगे ताकि हमें डाटा नज़र आए। तो ये हमने फिर से काट देनी है और नीचे डाटा शो हो रहा है। ये भी बंदा भी सिर्फ 4 यूनिट तकरीबन बेच रहा है, 88 इसके अवेलेबल स्टॉक में पड़े हुए हैं। उसके बाद हम एक और चेक कर लेंगे, ये बंदा जनाब 485 यूनिट इसके अवेलेबल स्टॉक में पड़े हुए हैं और 55 से 56 ये पर मंथ सेल कर रहा है। उसके बाद हम एक और चेक कर लेंगे। इस तरह 1 बाय 1 आपने सारे जो सेलर्स आपने सिलेक्ट किए होंगे उनका डाटा आपने चेक करना है, इस तरह क्रोम एक्सटेंशन रन करके। ठीक है जी, इसे हम इसे दोबारा काट देते हैं और ये देखें जी, इसके तो स्टॉक में एक ही पीस पड़ा हुआ है और एस्टिमेटेड सेल पर मंथ शो ही नहीं हो रही, यानी कि ये तकरीबन ना होने के बराबर बेच रहा है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आखिरी बंदा बचा हुआ है, इसे भी चेक कर लेते हैं। हम वही क्रोम एक्सटेंशन रन करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमें डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। ये 2 से 3 यूनिट पर मंथ सेल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं जो कि पहले पेज पर आए थे उनमें से 1 या 2 ऐसे हैं जो सेल जनरेट कर रहे हैं, बाकी सारे एवं वेले बैठे हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए ये प्रोडक्ट हम नहीं बेचेंगे। जब हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड होगा वो हम सर्च करेंगे। उसके बाद उस सर्च रिज़ल्ट में जितने भी आपको रिज़ल्ट शो होंगे पहले पेज पर, वो सारे आपने सेम प्रोडक्ट के ओपन कर लेने हैं एक एक करके। उन सब को फिर आपने एनालाइज़ करना है और देखना है कि इनमें से आधे से ज़्यादा आपके जो क्राइटेरिया है उसको मीट करते हों। 10 लोग हैं मिसाल के तौर पर जो सेम प्रोडक्ट पहले पेज पर बेच रहे हैं, तो उनमें से कम भी 5 से 7 लोग वो होने चाहिए जो कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक सेल्स जनरेट कर रहे हों। अगर वो सेल्स जनरेट आप क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं कर रहे, 1 या 2 बंदे सेल जनरेट कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे, तो वो प्रोडक्ट आपने नहीं बेचनी। ठीक है जी, तो ये था जी प्रोडक्ट हंटिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है। हम आते हैं वापस क्राइटेरिया पर। हमारा क्राइटेरिया था कि मंथली सेल 300 पीसीज होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। आप लूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं क्राइटेरिया को, लेकिन जितना क्राइटेरिया आपका लूज़ होगा प्रोडक्ट की सक्सेस का रेट उतना कम होता जाएगा। प्रोडक्ट का जो हंटिंग क्राइटेरिया है वो जितना सख्त होगा प्रोडक्ट के कामयाब होने के चांसेस उतना ज़्यादा होंगे। तो जी ये है तरीक़ाकार प्रोडक्ट हंटिंग का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।